सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पाठ को और जान लेते हैं अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं और किस प्रकार से ये किया जाता है। पाठ 25 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक छोटी रचना को कहा जाता है। इसमें किसी विषय को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निजी विचारों को मूर्त रूप दिया जाता है, परंतु घटनाओं का आकलन उसमें नहीं किया जाता। जब मुझे पहली बार चाय बनानी पड़ी, अनुच्छेद में उसी तात्कालिक घटना का वर्णन किया जाएगा। अगली पिछली घटनाओं के विवरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। निबंध में विचार श्रृंखला होती है, उसमें मुख्य घटनाओं व प्रसंगों को भी लिखा जाता है। क्या कह रहे हैं, एक जब हम बहुत छोटी सी रचना करते हैं, बहुत छोटी सी बात को एक घटना के रूप को प्रस्तुत करते हैं, उसको जब हम एक सटीक रूप से, एक बहुत अच्छी प्रकार से जब हम पाठकों के समक्ष रखते हैं और अपने विचारों को इसमें ज्यादा अपने विचारों को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल उस घटना को ही लिया जाता है। आगे पीछे की चीजों से हमारा कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, केवल अगर हम मान लो, अगर हमें एक टॉपिक दिया जाए कि जब मुझे पहली बार चाय बनानी पड़ी, ठीक है, जो विषय आपको दिया जाएगा, आपको केवल उस विषय के विषय में ही बताना होगा। आपको आगे पीछे की चीजों से कुछ मतलब उसमें नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको कुछ और बताया जाए कि सत्य का महत्व बताइए, तो हमें ये नहीं बताना कि सत्य क्या होता है, सत्य कैसे हुआ, किन किन लोगों ने सत्य बोला, केवल हमें उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी होगी। तो ये होता है अनुच्छेद लेखन। इसमें आगे पीछे की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, ये निबंध से अलग होता है। निबंधों में विचारों की पूरी श्रृंखला चलती रहती है। उसमें मुख्य घटनाओं के बारे में बताया जाता है कि जो जो घटनाओं उससे संबंधित हैं, उन सभी घटनाओं को, उन सभी प्रसंगों को लिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद में क्या होगा कि जो विषय दिया गया है, केवल उसी के बारे में चर्चा करनी होती है, केवल उसी के विषय में बताना होता है। तो अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। कभी कभी दो भी हो सकते हैं, लेकिन सार एक ही होना चाहिए। शब्द संख्या को लेकर कुछ मतभेद है। आदर्श शब्द संख्या 50 से 100 शब्दों तक मानी गई है, परंतु यह निर्विवादित है कि अनुच्छेद छोटा, सारगर्भित व विषय के अनुकूल होना चाहिए। तो अनुच्छेद में जब हम शुरू से लेकर अंत तक लिखते हैं अपनी बात को, तो केवल एक ही अनुच्छेद में वो पूर्ण हो जाना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी बात थोड़ी लंबी हो जाए, तो हम 2 अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, वो हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए। जो विषय दिया गया उसी के अनुरूप हो और उसका सार उसमें बताया गया हो कि मेन बात हम क्या कहनी चाह रहे हैं। कुछ लोगों में इसकी शब्द संख्या को लेकर भी मतभेद है कि इतने शब्द होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, लेकिन जो एक आदर्श अनुच्छेद है उसमें शब्दों की संख्या 50 से लेकर 100 तक मानी गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत छोटी सी रचना होती है। ठीक है, तो नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए जिनको हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे जाते हैं। नीचे कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए और फिर स्वयं अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। तो हम नीचे जो अनुच्छेद दिए गए उनको पढ़ते हैं, जिसके हिसाब से आप जान जाओगे कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो सत्य का महत्व। यह कथन उचित ही है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य भाषण सबसे बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और सत्य के पथ पर अग्रसर रहता है, विजय सदैव उसका कदम चूमती है। झूठ बोलने वाले की कभी विजय नहीं होती। अतः संसार में उन्नति करने के लिए सत्यवादी होना परम आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता, गुरुजनों व अन्य स्वजनों से कदापि असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवती होती है तथा उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या क्या होगा। उसे सदैव मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती है।
होती रहती है, वह कदम कदम पर तिरस्कृत होता रहता है। सत्यवादी की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती ही रहती है, वह सिर ऊंचा करके चल सकता है। अतः हम सदैव अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, सत्य ही भाषण करें तथा सत्य मार्ग पर चलें। तो बच्चों, हमने देखा कि इस अनुच्छेद में किस प्रकार से सत्य के महत्व को बताया गया है। बिल्कुल छोटे से रूप में इसको लिखा गया और सीमित शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला एक और पढ़ लेते हैं, विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इस काल में विद्यार्थी को अपने भविष्य का तीक्ष्ण ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी को तो अर्जुन के समान चिड़िया के नेत्र रूपी विद्या को ही लक्ष्य बनाना चाहिए। उसमें प्रतिपल ज्ञानार्जन की ही धुन होनी चाहिए। परंतु कुछ लोगों का विचार है कि विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। जब कभी राष्ट्रीय गौरव अथवा स्वाभिमान खतरे में पड़ जाता है तथा राष्ट्र के नागरिकों का साधारण जीवन दूभर हो जाता है, उस समय विद्यार्थियों को अपना दायित्व निभाते हुए साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। अतः विद्यार्थियों को समय पड़ने पर केवल सीमित रूप में ही राजनीति में भाग लेना चाहिए, परंतु उसे सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के राजनीति में भाग लेने से वह अध्ययन के प्रति उदासीन हो जाता है, वह पथ भ्रष्ट होकर विनाश की ओर बढ़ने लगता है। संक्षेप में हम कहते हैं कि जीवन की सफलता के लिए बौद्धिक तथा राजनीतिक चेतना का विकास विद्यार्थियों को अपने अंदर अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि इस अनुच्छेद में किस प्रकार से विद्यार्थी और राजनीति की बात की गई है। विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन उन पर इसमें कुछ भी चर्चा नहीं की गई, उनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, क्योंकि विषय था विद्यार्थी और राजनीति। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस विषय पर अनुच्छेद दिया गया हो वही लिखना है, बाकी की आलतू फालतू कोई बात नहीं लिखनी, आगे पीछे की कोई घटना का वर्णन उसमें नहीं करना। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद हमारा तिरंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। संसार में जितने भी देश हैं उन सबका अपना एक राष्ट्र ध्वज अवश्य है। हमारे देश का भी एक राष्ट्र ध्वज है जिसे तिरंगा कहते हैं। यह तिरंगा भारतवर्ष के नागरिकों को अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। इस तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं तथा मध्य में अशोक चक्र है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग सुख शांति का तथा नीचे हरा रंग हरियाली तथा खुशहाली का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में जो अशोक चक्र है वह हमें निरंतर परिश्रम करने की याद दिलाता है। यह चक्र हमने अपने सम्राट अशोक की लाट से लिया है। उसने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई इसी ध्वज के नीचे लड़ी थी तथा इस ध्वज की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। 15 अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो नेहरू जी ने इस दिन लाल किले के प्राचीर पर इस राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी शान से फहराया था। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसकी आन बान तथा शान की रक्षा करें। तो बच्चों, हमने पढ़ा अनुच्छेद हमारा तिरंगा। हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे मन में उठने वाले विचारों को हमने एक मूर्त रूप प्रदान किया है। जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें इसमें मेन बात ध्यान देने की जो होती है वो ये होती है कि हमें जरूरत से ज्यादा अपनी कही हुई बात को विस्तार नहीं देना होता। हमें सिर्फ उसी विषय में बताना होता है जो शीर्षक दिया गया है। हमें आगे पीछे का वर्णन ज्यादा विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम अगला जो अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सफलता का मूल मंत्र। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन करते हैं, किस प्रकार से उसमें हमें कम शब्दों में अपनी पूरी बात बतानी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह परिश्रम करना नहीं चाहता। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफलता भी प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि परिश्रम ही सफलता का एकमात्र साधन है। इसके बिना मनुष्य की प्रगति संभव नहीं है। परिश्रमी मनुष्य अपने साहस व परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना सकता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन वचन तथा कर्म से अथक परिश्रम करता है,
सफलता उसी के पग चूमती है। परिश्रम के द्वारा मानव के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तथा वे शीघ्र ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। परिश्रम किए जाने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। परिश्रम जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने परिश्रम से ही राष्ट्र को नई चेतना व नई राह प्रदान की है। परिश्रम ही इस ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसके आधार पर हम अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकते हैं। अतः सार गर्भित बात यह है कि हमें जीवन में नित्य परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र परिश्रम ही है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने जाना कि किस प्रकार से सफलता का जो मूल मंत्र है वो परिश्रम को माना गया है। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से सरल और सटीक भाषा का प्रयोग किया गया है और अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। जो शीर्षक है उसके बारे में बताया गया है, ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। अब हम एक और पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद, जिसका शीर्षक है हमारी जीवन दाता। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। आज के इस दूषित पर्यावरण के युग में वृक्षों का हमारे लिए बहुत महत्व है। वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो हमारे दूषित पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करती है। यह हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार करके हमारे स्वास्थ्य को सुधारती है। वृक्ष हमें अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हम भयानक से भयानक रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। ये हमें ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्य प्रद फल भी प्रदान करते हैं। इनसे हमें पशुओं के लिए चारा तथा घरेलू कार्यों के लिए ईंधन, गृह निर्माण के लिए लकड़ी तथा गृह सजावट के लिए फर्नीचर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी मिलती है। वृक्ष वर्षा करने में सहायक होते हैं। ये बाढ़ और सूखे से हमें राहत दिलाते हैं। ये सत्य है कि वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। ये देश की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के मूल स्रोत है। अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इनकी रक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि देश में वृक्षों की कमी ना हो। तो हमारे जीवनदाता यह शीर्षक लिए गए, इसके अंतर्गत हमें वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष हमें क्या क्या प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। तो हमने इसमें भी देखा कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग है, जिससे कि हर कोई आराम से समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बार बार अनुच्छेद लिखेंगे तो आप भी अच्छी प्रकार से अनुच्छेद लिखना सीख पाएंगे। अब नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, मैं उनको पढ़ रही हूँ। आपको उन विषयों पर अनुच्छेद लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। यही आज आपका अभ्यास कार्य है। तो निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ विषय दिए गए जिन पर आपको अनुच्छेद लिखने हैं। वो हैं नंबर 1 लाल किला, नंबर 2 वर्षा का एक दिन। लाल किला, आपको लाल किले के बारे में बताना है, ठीक है। शब्दों की सीमा का ध्यान रखेंगे। वर्षा का एक दिन, मेरे प्रिय अध्यापक, भारतीय किसान, कोई मनोरंजक घटना। कोई मनोरंजक घटना के अंतर्गत आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बतानी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, ठीक है, जिससे आपने अपना बहुत मनोरंजन किया हो, हंसी मजाक खेल मस्ती की हो, वो बतानी है। नेक्स्ट श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर के बारे में बताना है आपको, ठीक है, जो कि अयोध्या में। तो बच्चों हमने यहाँ पर अनुच्छेदों को अच्छी प्रकार से समझा और सीखा। तो बच्चों आज हमने पाठ के अंतर्गत जाना कि अनुच्छेद क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उनका लेखन कार्य करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप जो विषय दिए गए उन पर बार बार अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे, तभी आप अनुच्छेद लिखने में प्रवीण हो पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।